हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं शब्द शक्तियां, जो कि आपके पीजीटी एस्टेट के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। और पीजीटी एस्टेट के अलावा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एचपीएससी, एचएससी, एचपीएससी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्क्रीनिंग होते हैं, उनमें भी ये काम आता है। यूजीसी नेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ, तो ये आपके पीजीटी के जब आप सिलेबस देखेंगे, आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पता नहीं किस कई तरीके के बच्चे ऐसे अजीब होते हैं जो सारी वीडियो तो देखते नहीं है और बीच में से कोई एक प्रश्न निकाल कर ले आएंगे, मैम ये भी पढ़ना है। जब इतने अच्छे से खोल के वीडियो बना रखी है, सिलेबस भी बहुत अच्छे से बता रखा है, टीजीटी का अलग से बता दिया, बच्चों के कहने के बाद पीजीटी का अलग से डिफाइन करके बता दिया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा। एक बार मैंने सारे सिलेबस की कॉमन एक वीडियो बना रखी थी, लेकिन बच्चों के कहने के बाद मैंने दोनों वीडियो सिलेबस की अलग अलग बना दी हैं और उसमें अच्छे से डिफाइन किया कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये भी मैंने बता दिया। और बुक तक भी मैंने आपको सजेस्ट कर दी है और आप चाहे तो वो बुक खरीद सकते हैं। अब है आज हमारा पीजीटी एस्टेट के लिए, हम आज पीजीटी एस्टेट के लिए आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। यानी कि आज हमारा मकसद रहेगा जो काव्य शास्त्र आपके इसमें सिलेबस में दिया गया है पीजीटी में, उसे आज हम संपूर्ण करवाएं। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें काव्य की रीति आएगी, काव्य के गुण और काव्य के दोष, ये हम पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में मैं आज अभी आपको शब्द शक्तियों के बारे में बताऊंगी। आपको ध्वनि के ऊपर नहीं जाना है, ये आज हम ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है शब्द शक्तियाँ। अब देखो, सारा काव्य की मैं थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगी। काव्य की अगर हम बात करें, काव्य का मतलब हमारे पद्य खंड से होता है और इस पद में सिर्फ शब्दों का खेल होता है। क्या होता है? शब्दों का खेल होता है। तो शब्द में भी कोई ना कोई शक्ति होगी जो उसकी काव्य की सुंदरता को, सौंदर्यता को बढ़ाता है। ठीक है। और जिसके कारण काव्य में लोगों को रसवादन आता है, आस्वाद लेते हैं, रस का आस्वाद लेते हैं। तो कुछ शक्तियाँ होती हैं। और शब्द की शक्तियाँ अब यहाँ पर हम बात करें तो शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। पहले मैं आपको थोड़ा मोटे मोटा बताती चलती हूँ। एक होती है अभिधा और दूसरा होता, क्योंकि बोर्ड की जगह हम इसी पे काम करेंगे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, जो बच्चा बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना चाहे, अगर इनको भी आप ध्यान रख लेंगे तो भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अब आपके पास क्या होगा कि आपको 2 या 3 पंक्तियाँ दे देंगे, 2 पंक्तियाँ दे देंगे, यहाँ पर पूछेंगे कि इनमें कौन सी शब्द शक्ति प्रयोग की गई है। तो आपसे इस तरीके से पूछेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि अभिधा में होता क्या है। अभिधा मतलब जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। आपको ये जो आपको 2 पंक्तियां दी जाएंगी, उन पंक्तियों को देखते ही, पढ़ते ही आपको अगर उसका अर्थ समझ में आ जाता है तो वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है। उसके बाद आती है लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है कि आपने वो पंक्तियां पढ़ी और शब्द को पढ़कर, उन पंक्तियों को पढ़ने से आपको अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन आपने क्या किया, उनके अर्थ निकाले, तो फिर वो क्या होती है, आपकी लक्षणा व्यंजना लक्षणा शब्द शक्ति वहां पर होती है। और तीसरी शब्द शक्ति आती है हमारे पास, तीसरी शब्द शक्ति आती है हमारे पास व्यंजना। मैंने लिखी थी अभी, तीसरी शब्द शक्ति आती है हमारे पास व्यंजना। तो इसमें ना तो आपकी अभिधा होगी और ना ही आपकी लक्षणा होगी। जब ये दोनों एक साइड हट लेती हैं तो आपकी वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है। व्यंजन, व्यंजना मतलब कोई एक तीसरा ही तरीके की जो बात उसमें कही गई है, तो वे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब पहले में तो आपको काव्य को देख आपको करना भी इसी ट्रिक से है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टीजीटी पीजीटी एस्टेट में जो बच्चे बैठते हैं, या हम भी लगा लो, जो भी पंक्तियां उसमें आती हैं सभी का अर्थ हमें अच्छे से पता ही हो। तो अर्थ पता लगाकर अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता ही चल जाएगा कि अगर शब्दों को देखते ही आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है तो वो अभिधा शब्द शक्ति है। और अगर शब्दों के अर्थ निकालने पर आपको वो
काव्य समझ में आ रहा है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, और जब लक्षणा और व्यंजना दोनों ही लक्ष अभिधा और लक्षणा जब वाक्य में काव्य में दोनों ही नहीं होती तो वहाँ पर क्या होती है, व्यंजना। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से उदाहरण के साथ बताऊंगी। तो अगर आप इन दोनों की भी पहचान कर लेते हैं तो जो बचती है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति बचती है। ये थोड़ी सी मैंने आपको उस तरीके से बताई कि आप थोड़ा सा शब्दों को पढ़ेंगे, उन दी गई दो पंक्तियों को पढ़ेंगे पेपर में, जो आपको पंक्तियां दी जाएंगी, और आप उनका अर्थ निकाल सकते हैं और आप टिक लगा सकते हैं, तो आपका गलत नहीं होगा, पॉसिबिलिटी होगी कि आपका सही हो जाएगा। तो ये तो बताया मैंने मोटे अर्थों में। अब हम देख लेते हैं कि बुक की भाषा जो परिभाषा है वो क्या कहती है। शब्द शक्ति अब हम पढ़ेंगे। शब्द शक्ति आपको ध्वनि के स्वरूप में नहीं जाना है, यहाँ पर मेरे इसमें ध्वनि के बारे में भी मैंने ले लिया था। तो शब्द शक्ति पढ़ेंगे। शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषा। शब्दार्थ संबंध है शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को ही क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। देखो, कोई मैंने एक शब्द बोला कि जल, ठीक है, कोई भी शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है वो एक शब्द होता है, और उस शब्द का और उसके अर्थ के संबंध को ही क्या कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। अगर हमने कोई नॉर्मल शब्द बोला तो उसकी शब्द की शक्ति क्या हुआ, वो सबको आपको अच्छा लगेगा, उसका अर्थ आपको अच्छा लगेगा। और अगर वही शब्द मैं कोई आपको गाली गलौज करके बोलूँ और आप उसका अर्थ निकालें तो वो आपको बुरा लगेगा। तो ये हमारी शब्द शक्ति होती है, यानी कि शब्द के अंदर भी पावर होती है, शक्ति होती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द के अंदर शक्ति किसकी होती है, शब्द और अर्थ की होती है। या तो शब्द को सुनते ही आपको उसको समझ में आ जाएगा उसकी शक्ति, या फिर शब्द का अर्थ निकालकर आपको उसकी शक्ति का पता चलेगा। शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, अतः शक्ति को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। तो हो सकता है आपके पेपर में सीधा सीधा भी पूछ ले कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा कि शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। अब शब्द शक्ति देख लेते हैं हम कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। शब्द शक्ति के भेद हैं 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये मैं बता चुकी हूँ। इन तीनों से संबंधित 3 प्रकार के शब्द होते हैं। 3 प्रकार के ही शब्द होते हैं, एक वाचक होता है, एक लक्षक होता है और एक व्यंजक होता है। वाचक मतलब जो आपके द्वारा बोला गया वो, दूसरा उसके द्वारा जो आपके द्वारा अर्थ निकाला गया, और इसमें उसकी व्यंजना होती है। इन तीनों से संबंधित क्रम से 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। तो जो वाचक से निकलेगा वो आपका वाच्यार्थ होगा, और लक्षक से जो आप अर्थ निकालेंगे उसे लक्ष्यार्थ कहेंगे, और जो व्यंजक से जो अर्थ निकलेगा वो व्यंग्यार्थ कहलाएगा। तो व्यंग्यार्थ नाम आते ही शायद आप सब समझ गए होंगे कि जो व्यंग्यार्थ शब्द है ये व्यंजक से बना है, और व्यंग्यार्थ व्यंग्य, कटाक्ष, आलोचना, ये आप सब समझते हैं। इन तीनों के संबंध को अगर रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये चीज़ें। थोड़ा सा ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है सभी को टफ लगता है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप इसे ढंग से समझते हैं तो बहुत ही आसान है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, शब्द शक्ति क्या बताए, शब्द और अर्थ के व्यापार को ही क्या कहते हैं, हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये तो हमारे पास 3 शब्द दिए गए हैं, एक वाचक, लक्षक और व्यंजक। और ये क्या है, इनके अर्थ हैं, यानी कि वाचक का जो अर्थ निकलेगा वो वाच्यार्थ, लक्षक का लक्ष्यार्थ और व्यंजक का व्यंग्यार्थ। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो ये बार बार ये शब्द आएंगे, यानी कि जहाँ वाच्यार्थ आ रहा है तो आप समझेंगे कि शब्द का अर्थ है, लक्ष्यार्थ आ रहा है तो मतलब शब्द का अर्थ है। ठीक है, और फिर शब्द और अर्थ, देखो ये शब्द, फिर से बताती हूँ, ये शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर हमारी क्या बन जाती है, शब्द शक्ति बन जाती है। तो वाचक और वाच्यार्थ से हमारी बनती है अभिधा, लक्षक और लक्ष्यार्थ से हमारी क्या बनती है, लक्षणा, व्यंजक और व्यंग्यार्थ से हमारी कौन सी शक्ति बनती है, व्यंजना शब्द शक्ति बनती है। आगे चलते हैं हम।
शब्द शक्तियों की अब परिभाषा देखते हैं, जहाँ से पढ़ते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे और आप कहेंगे मैम ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम शब्द शक्तियों शब्द शक्तियों की परिभाषा। शब्द शक्तियों की परिभाषा। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा शायद। ये एक शब्द और ये अर्थ, और शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर आपकी क्या बनती है, शब्द शक्ति बनती है। फिर से अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति। शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है, उसे अभिधार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी शब्द को सुनकर या पढ़ते के साथ, यानी कि श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रचलित अर्थ है, मतलब जो हमारे समाज में या हमारे लोक में जो प्रचलित है उसका अर्थ, अगर वो आपको तुरंत समझ में आ जाता है उसका अर्थ, तो क्या होता है आपका वहाँ पर अभिधार्थ शब्द शक्ति होती है, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, वाच्यार्थ कह सकते हैं। इस अभिधार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या, इस अभिधार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा के द्वारा ज्ञात अर्थ कोशगत अर्थ होता है, मतलब अभिधा के द्वारा जो हमें उसका अर्थ मिलेगा वो हमारा कोशगत, कोश मतलब अपना जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से आपको अर्थ मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जल लेकर आना, तो आप समझ जाओगे हमारे कोश में है कि जल, जल का मतलब पानी होता है, तो उसका आप कोशगत अर्थ समझ जाएंगे। ठीक है, आगे है जैसे हमें फल खाने चाहिए, या फल का सामान्य अर्थ ग्रहण किया गया है, अतः अभिधा शब्द शक्ति। आपको पता है कि फल कौन से होते हैं, ये तो है नहीं कि कुछ और बोल दिया। फल का मतलब सेब, केला, जो भी है आपके फल, हमें फल खाने चाहिए। इसी प्रकार से ये तो आपको सिर्फ बेटा अर्थ समझाने के लिए है, यहाँ पर मुंह से बेटा निकलता है, सॉरी, पीजीटी स्टूडेंट के लिए। हो सकता है कोई हमसे बड़ा भी हो सकता है कोई हमारा हम उम्र भी हो, लेकिन पढ़ाने के वे में मुंह से एक ही शब्द निकलता है और इसी की आदत भी हो रखी है, तो प्लीज़ कोई माइंड ना करें। तो फल का सामान्य अर्थ होता है या अभिधा शब्द शक्ति। अब ये इतना आसान आपको देंगे नहीं, क्योंकि आपको देंगे काव्य की कोई भी दो पंक्तियां, और मैंने आपको बता दिया कि आपको लग रहा है कि जब मुझे इसका सीधा सीधा अर्थ समझ में आ गया तो कौन सी शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, थोड़ी सी अगर 5-7 की भी आप प्रैक्टिस करोगे ना पंक्तियों की, तो आपको इसका पता लग जाएगा। और हिंट मैंने आपको दे दिया कि कैसे करना है, अभी इसी के समझते जाइए। अब हम आगे जब देखेंगे तो मैं वो भी बताऊंगी कि कैसे करना है आपको। ठीक है, आगे है लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा समझ में आ गया होगा कि जिस काव्य की दो पंक्तियां आपको देखते ही तुरंत उसका अर्थ समझ में आ जाए तो क्या है वो अभिधा। अभिधा आसान होती है। लक्षणा शब्द शक्ति नंबर 2 कौन सी होती है, लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि क्या कह रहा है, अब देखो, लक्षणा मुख्यार्थ, मुख्यार्थ क्या होता है, मतलब मुख्य अर्थ, मुख्य अर्थ। तो मैं ये बताती हूँ कहलाती है यथा, जैसे कि मोहन गधा है, हम यहाँ से पढ़ेंगे, इसकी आप परिभाषा पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ निकले, मतलब मुख्यार्थ तो बाधित हो जाएगा, लेकिन मुख्यार्थ का ही क्या निकलेगा, दूसरा अर्थ निकलेगा, जो कि हमारी रूढ़ि मतलब जो हमारे लोक में प्रचलित है अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाएगा, या उसका कोई उद्देश्य होगा। उस शब्द को यहाँ पर उस शब्द को यहाँ लेने का कोई ना कोई उसका प्रयोजन का मतलब उद्देश्य होगा, या वो रूढ़िगत होगा। जैसे अब देखते हैं हम, मोहन गधा है। अब आपको पता है कि ये गधा क्या है, आपका गधा, ये जो शब्द है ये मुख्य जो शब्द है, मुख्यार्थ में क्या हो रही है, बाधा उपस्थित हो रही है कि हमें मोहन गधा कैसे हो सकता है, गधा तो एक पशु है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका मुख्यार्थ बाधित हुआ, और गधा का मतलब हम किससे लेते हैं, हमारी रूढ़ि क्या है या हमारा प्रयोजन क्या है कि मोहन को हम क्या कहना चाह रहे हैं, मूर्ख कहना चाह रहे हैं। तो
तो ये हमारा क्या हो गया, इसका रूढ़ी होगी या इसका प्रयोजन हो गया कि मोहन को हम क्या कहना चाह रहे हैं, गधा कहना, हम मोहन को मूर्ख कहना चाह रहे हैं, यानी कि मूर्ख लोगों को हम क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। ये हमारी रूढ़ी है और यह हमारा प्रयोजन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर पेपर में मिलता है और उसका इस तरीके से आपको अर्थ निकाल के उस का देना है, शब्दों का काव्य का आंसर देना है कि कौन सी शब्द शक्ति है। आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और इस वाक्य में गधा शब्द का लक्ष्यार्थ है मूर्ख। ये अर्थ इसलिए ग्रहण किए मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम चलते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति कौन सी आती है हमारी, व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर जो विशेष अर्थ ध्वनित होता है, यानी कि जहाँ पर अभिधा और लक्षणा तो रुक जाती हैं, विराम ले लेती हैं और कोई विशेष अर्थ वहाँ पर निकलता है। मतलब कोई, अब जैसे एक शब्द है या कोई एक वाक्य है, जैसे उसका घर गंगा में है, उसका घर गंगा में। अब आप बताओ किसी का घर गंगा में हो सकता है, नहीं भी हो, नहीं है, और यहाँ लक्ष्यार्थ भी नहीं है और मुख्यार्थ भी बाधित हो रहा है, तो उसका घर गंगा में है। इसका मतलब क्या है कि ये एक विशेष अर्थ को ध्वनित कर रहा है कि उसका घर इतना पवित्र है, इतना निर्मल है, इतना शुद्ध है, गंगा की तरह उसका घर निर्मल, पवित्र और शुद्ध है। तो ये क्या था, ये व्यंजना थी। आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको उसमें तो क्या था, आप पजल्ड नहीं होना है, आपको बता देती हूँ मैं। इसमें क्या था कि गधा, गधे के जैसे लक्षण किस में दिखाई देते हैं, मूर्ख। तो ये कौन सी होगी, लक्षणा होगी। ठीक है, और इसमें क्या होती है, व्यंजना। इसमें मतलब लक्ष्यार्थ, अभिधा और लक्षणा एक तरफ हो जाएंगी और कोई विशेष अर्थ को ध्वनित करेंगी, कोई विशेष अर्थ आपको देंगी, तो उसे व्यंग्यार्थ कहेंगे। जो विशेष अर्थ देगी उसे हम व्यंग्यार्थ कहेंगे, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति को हम क्या कहेंगे, व्यंजना कहते हैं। जैसे उसका घर गंगा में है, यहाँ घर गंगा में नहीं हो सकता, अर्थ ग्रहण किया गया है कि घर गंगा के निकटवर्ती है, तथा इससे यह भी ध्वनित हो रहा है कि घर में गंगा जैसी पवित्रता, निर्मलता एवं शुद्धता है। यह ध्वनित होने वाला अर्थ ही क्या है, व्यंग्यार्थ है, तथा व्यंग्यार्थ ग्रहण करने से यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। अब ये मैंने आपको तीनों शब्द शक्ति बता दी हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे काव्य में शब्द शक्ति का महत्व क्या है, क्यों हम इस शब्द शक्ति को पढ़ते हैं। शब्द शक्ति से ही अर्थ का क्या होता है, बोध होता है। बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। मतलब जब तक आपको किसी भी शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम होगा, देखो जैसे आपके सामने कोई पंक्तियां दे दी, जैसे कि उसका घर गंगा में है। अब जब इस किसी बच्चे को इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया, तो उसे काव्यार्थ की प्रतीति ही नहीं होगी। मतलब ऐसे ही अगर आप काव्य की या कविता की कोई दो पंक्तियां पढ़ते हैं और आपका उसका अर्थ ही समझ में नहीं आया, तो आपको काव्यार्थ की, यानी कि काव्य में क्या अर्थ कहना चाह रहा है, उसको आप प्रतीत ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लक्षणा एवं व्यंजना से युक्त काव्य उच्च कोटि का माना जाता है। मतलब कौन सा काव्य उच्च कोटि का माना जाता है, लक्षणा या व्यंजना, जिसमें शब्द, जिस वाक्य में, जिस काव्य में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति होती है, उसे उच्च कोटि का माना जाता है। जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर पाता तो लक्षणा व्यंजना का सहारा लेता है। तो इसका महत्व इसलिए कि कोई बात, अब जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर पाता तो किसका सहारा लेता है, लक्षणा और व्यंजना का। अब आप समझ ही गए होंगे कि लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है। लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में जैसे अब मैं भी पढ़ा रही हूँ, कोई और भी पढ़ाएगा और कोई तीसरा भी पढ़ाएगा, तो क्या होता है कि जब आपको शब्दों के अर्थ पता है, यानी कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी का मुझे अच्छे से अर्थ आता है, तो मेरी अभिव्यक्ति क्षमता, यानी कि मैं आपको जो बोलकर बता रही हूँ उसमें स्वतः ही वृद्धि होगी। वो मैं आपको बहुत अच्छे से अपने आप ही जो मेरे विचार हैं उस चीज़ को अभिव्यक्त कर देंगे। तो ये था आपका अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि करती है हमारी जो लक्षणा है। भाषा के लक्षक व व्यंजक बल की सीमा अपरिमित है। मतलब इनके ऊपर कोई सीमा नहीं है, चाहे इनको कितना ही आप बढ़ा सकते हैं। व्यंजना का व्यापार, अभी थोड़ी सी, व्यंजना का व्यापार बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। व्यंजना शक्ति के बल पर हम किसी भी शब्द से कोई भी काम ले सकते हैं। मतलब अब मैं कोई अब शब्द बोलूं कि उसका घर गंगा में है, तो उसका मतलब किसी ने तो लिया होगा,
अरे! जैसे कि मैं अभी उसको छोड़ो आप, कि मैंने सिलेबस अच्छे से समझा दिया और फिर भी कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम इसमें लिटरेचर पढ़ना है, मैम इसमें ये पढ़ना है, मैम वो पढ़ना है। इसका मतलब ये सीधी-सी बात है कि आपने उस सिलेबस को जो मैंने आपको वीडियो बनाकर दी है, उसे आपने ध्यान से पढ़ी ही नहीं। तो आप इसी तरह की बातें करेंगे, कोई उसी का कोई अर्थ लेगा, कोई उस क्योंकि वो जिस जिस अर्थ में उसे समझेंगे, उसी अर्थ में उसका ग्रहण करेंगे। तो ये होता है कि शब्द से कोई भी काम ले सकते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के आप देखते हैं भाई भेद भी होते हैं। अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आपको पजल नहीं होना है। पेपर में वैसे तो लगभग ये 3 ही पूछी जाती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी फिर भी करवा ही देती हूँ। हो सकता है कोई बच्चा ना चाहे कि मेरे एक भी नंबर इधर-उधर से मिस हो, तो ये उनके लिए है और एक बार पढ़ तो सभी लेना। कई बार पेपर आसान होता है तो इसके भेद ही पूछ लेते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम लक्ष्यार्थ के आधार पर, यानी कि हम लक्षणा शब्द शक्ति के भेद पढ़ेंगे लक्ष्यार्थ के आधार पर। इस आधार को लेकर लक्षणा के दो भेद हैं, एक रूढ़ा लक्षणा और एक प्रयोजनवादी लक्षणा। तो इसमें कोई ना कोई शब्द आपको क्या मिलेगा, रूढ़ मिलेगा, या कोई ना कोई आपको उसके अंदर प्रयोजन मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि मोहन, मैं अब ये नहीं बताऊंगी मोहन क्या है, चलो ये यहीं देख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। रूढ़ा लक्षणा का क्या है, यानी कि लक्षणा के आधार पर जो लक्षणा शब्द शक्ति हम पढ़ रहे हैं, देखो लक्ष्यार्थ के आधार पर जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो दो प्रकार की होती है। एक तो रूढ़ा लक्षणा, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ी के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वह रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे पंजाब वीर है, इस वाक्य में पंजाब का लक्ष्यार्थ है पंजाब के निवासी। ठीक है, वीर का क्या लक्षण है यहाँ पर कि वहाँ के जो निवासी हैं वो क्या हैं, वीर हैं। ये अर्थ रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया गया है, अतः रूढ़ा लक्षणा है। अब दूसरा क्या है, प्रयोजन। वही आ गया आपका कि मोहन गधा है, तो हमारे ये उद्देश्य है कि हम उसकी मूर्खता पर अपना उद्देश्य जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको जल्दी ही चलूंगी। वाकई में गधा का लक्ष्यार्थ मूर्ख लिया गया, सब बातें हो चुकी है हमारा। एक तो वो लक्ष्यार्थ के आधार पे था और अब किसके आधार पर, मुख्यार्थ या एवं लक्ष्यार्थ के संबंध के आधार पर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दो तो उसके लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद, तो एक तो प्रयोजनवादी एक रूढ़ावादी, एक गौणी लक्षणा और एक शुद्धा लक्षणा। इनमें आपको पजल नहीं होना, बात वही घूम फिर कर आएगी और इतना डीप आपसे नहीं पूछते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गौणी लक्षणा क्या होता है, जहाँ गुण सादृश्य के आधार पर मतलब गुणों में समानता दिखाई जाती है, वहाँ गौणी लक्षणा होती है। जैसे मोहन शेर है, तो मतलब मोहन शेर है का मतलब मोहन के अंदर शेर जैसे गुण है। इस वाक्य में मोहन को वही बात आगे है, तो उसी का एक भेद ये, मोहन को वीर दिखाने के लिए उसको शेर कहा गया, अर्थात मोहन में और शेर में क्या है, सादृश्य है। तो यहाँ दोनों में क्या दिखाया जाए, जहाँ पर वहाँ सादृश्य दिखाए जाए वहाँ पर गौणी लक्षणा होती है। अब अगला आता है हमारा शुद्ध लक्षणा। तो शुद्ध लक्षणा कौन सी होती है, जहाँ शुद्ध सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार पर, देखो वो जो अभी मैंने बताया था कि उसके सादृश्य को छोड़कर जहाँ समीपता साहचर्य आधार आदि संबंध, ये ना मैंने कभी पढ़े और ना मैं चाहती हूँ कि तुम इतने ज़्यादा इसमें पजल्ड हो, लेकिन मैंने यह डाल दिया है कि जो इसे पढ़ना चाहे देख लेना। इतना डीप नहीं पूछते, अगर आपकी ज़्यादा ही किस्मत खराब हुई तो कुछ कह नहीं सकती। जैसे कि देखो शुद्ध लक्षणा में मैं यहाँ से समझाती हूँ आप, लाल पगड़ी आ रही है, यहाँ लाल पगड़ी का अर्थ है सिपाही। ठीक, तो मतलब समीपता या कोई साहचर्य, जिससे कोई आपस में संबंध है, आधार और आधे का कोई संबंध जहाँ पर दिखाया जाता है वह शुद्ध लक्षणा होता है। जैसे लाल पगड़ी का क्या मतलब है कि कोई पुलिस वाला, या अर्थ है कि सिपाही का अर्थ है, इन दोनों में साहचर्य संबंध है, अतः शुद्ध लक्षणा है। ठीक है, नंबर 3 ऐब है और नंबर 3 पर था मुख्यार्थ या नहीं के आधार पर लक्षणा के भेद। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्यार्थ के आधार पर, लक्ष्यार्थ के आधार पर मैंने दो बताए थे, सबसे पहले रूढ़ा और प्रयोजन, और अब मुख्यार्थ के आधार पर उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। वैसे अगर सीधे तरीके से देखो तो भाई लक्षणा शब्द शक्ति के 6 ही भेद होते हैं और इसने 6 को भी बांट दिया, एक मुख्यार्थ के आधार पर एक लक्ष्यार्थ के आधार पर। जैसे कि लक्ष्य मुख्यार्थ के आधार पर ये दो बता दिए इसने। ठीक है, तो उपादान लक्षणा कौन सी होती है, लाल पगड़ी आ रही है, इसे एग्जाम्पल से ही देखेंगे हम। उपादान लक्षण मुख्यार्थ बना रहता है,
उपादान लक्षणा में क्या होता है, मुख्यार्थ तो रहता है आपके सामने तथा लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही होता है। वहाँ उपादान लक्षणा होती है, जैसे लाल पगड़ी आ रही है, इसमें लाल पगड़ी भी आ रही है और लाल पगड़ी पहने हुए सिपाही भी आ रहे हैं। यहाँ मुख्यार्थ लाल पगड़ी के साथ साथ लक्ष्यार्थ यानी सिपाही का बोध भी हो रहा है। तो ये देखना बहुत पजल करने वाली बात है, कोई वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब लक्षण लक्षणा वही तो बताया था, जिसमें लक्षण हो किसके जैसे, गधे जैसे, तो लक्षण लक्षणार्थ, मतलब ये कि इसमें मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तभी लक्ष्यार्थ का क्या होता है, बोध होता है। लक्ष्यार्थ में आपको ये ध्यान रखना है कि जब मुख्यार्थ पूरी तरीके से बाध्यार्थ हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने इतना सब राम कहानी गाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार अब एस्टेट में पेपर ऐसे पूछते हैं कि पेपर में ऐसे पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, जैसे ये है, इसमें क्या कहते हैं, लक्षण लक्षणा में मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है तभी लक्ष्यार्थ का बोध होता है। पॉइंट नंबर 1 ऑप्शन में ये दे देंगे। दूसरे ऑप्शन में आपको दे देंगे कि जहां मुख्यार्थ बना रहता है तथा लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ होता है उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 इसे दे देंगे। ऐसे कोई पॉइंट तीसरा दे देंगे और एक की परिभाषा के पीछे नाम किसी और का लिख देंगे। जैसे उपादान लक्षणा है, इसकी परिभाषा ये लिख के यहाँ किसी और का ना, कि वहाँ उपादान लक्षणा नहीं, यहाँ कुछ और लिख देंगे कि वो लक्षणा होती है, तो आपको ये छांटना होगा। इसलिए मैं लेकर आई थी कि ये इनकी परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये था मेरा इनको समझाने का पीछे, और ये थी आपकी सारी, आप देख लेना। वैसे इनमें सभी में अर्थ मतलब वही मिलेगा आपको, ठीक है। और आराम से आप बैठ के पहले ना ऐसे देखना कि लक्षणा के जो भेद हैं वो 3 आधार पर किए गए हैं। एक तो कौन सा था, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ के, मुख्यार्थ ए ब और स में ए ब और स, ये 3 दिए गए हैं लक्षणा के भेद। तो एक तो है ए ब और स, यहाँ पर स दिया हुआ है, स में तो क्या मुख्यार्थ है या नहीं के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इधर था हमारा लक्ष्यार्थ के आधार पर। तो लक्ष्यार्थ के आधार पर कितने थे, लक्ष्यार्थ देखो ए पे ये आ गया ना, लक्षणा के भेद बता रहे हैं हम। लक्षणा के भेद एक तो लक्ष्यार्थ के आधार पर, और ब पे क्या था, एक मुख्यार्थ है या नहीं है, और एक तीसरा क्या था, एक लक्ष्यार्थ के आधार पर, एक मुख्यार्थ के आधार पर। अभी मैं आपको वही दिखाती हूँ। नंबर 1 पे लक्ष्यार्थ के आधार पर, और नंबर ए के बाद क्या है आपका ब, मुख्यार्थ एवं ये रहा लक्ष्यार्थ के संबंध के आधार पर, और तीसरा जो है वो था आपका मुख्यार्थ है या नहीं के आधार पर। एक तो है मुख्यार्थ है या नहीं, एक मुख्यार्थ का संबंध है या नहीं उसके आधार पर, और इनमें दो दो इनके भेद है। इस तरीके से लक्षणा के कितने हैं, 6 ही भेद हैं। तो आप अच्छे से इसमें समझ जाएंगे जब ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार वीडियो को 2 बार और देख लेना। और अब हम पढ़ते हैं आगे। हमारे पास थोड़ा सा इनसे मैं वाकिफ कर रहा हूँ, बाकी काम की जो 3 चीज़ें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति की। अब व्यंजना शब्द शक्ति आती है, इसके कितने भेद होते हैं। व्यंजना एक तो शाब्दी व्यंजना, कौन सी होती है, एक शाब्दी व्यंजना, दूसरी होती है हमारे पास लक्षणा शाब्दी व्यंजना, ठीक है। एक शाब्दी अगर मुख्य तौर पर हम बात करें तो एक तो होती है हमारे पास शाब्दी व्यंजना, नंबर 1 पर है हमारे पास शाब्दी व्यंजना, 1 पर है शाब्दी व्यंजना, और दूसरे पर है नंबर 2 पर है हमारे पास आर्थी व्यंजना। तो व्यंजना के कितने भेद हैं, 2 ही हैं। एक तो शब्द, एक तो शाब्दी व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना, ठीक है। तो इसमें शब्दों का खेल मिलेगा और इसमें आपको अर्थ का खेल मिलेगा। इस व्यंजना शब्द शक्ति के 2 ही भेद हैं, एक शाब्दी और एक आर्थी, ठीक है। अब देखते हैं शब्द क्या कह रहा है, शाब्दी व्यंजना क्या कह रही है। अब शाब्दी व्यंजना के फिर से 2 भेद कर दिए हैं, एक अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और दूसरा है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। देख लेते हैं इनको।
व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। नंबर 1 शाब्दिक व्यंजना और दूसरा क्या बताया, आर्थी व्यंजना। तो शाब्दिक व्यंजना पढ़ लेते हैं। जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ क्या होता है, शाब्दिक व्यंजना होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पर, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। क्या कह रहे हैं कि जहाँ विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, मतलब कुछ विशेष होता है और फिर उसमें किसका बोध होता है, व्यंग्यार्थ का, और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, तो वहाँ क्या हो जाती है, शाब्दिक व्यंजना। यानी कि शब्द अगर हम जिस शब्द के कारण ही क्या दिखाई देगा आपको, व्यंग्यार्थ दिखाई देगा, और अगर हम उस शब्द को ही हटा दे तो व्यंग्यार्थ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, शाब्दिक व्यंजना। यानी कि इसमें जो व्यंजना आपको दिखाई देगी वो शब्द के कारण ही दिखाई देगी, अगर शब्द को हटा देते हैं तो व्यंजना खत्म हो जाती है। अब इसमें देखते हैं हम यहाँ इससे एग्जाम्पल से, यहाँ वृष भानुजा ये रे, हलदर के वीर शब्दों के कारण व्यंजना सौंदर्य है। वृष भानुजा और वे हलदर के, इसके दो दो अर्थ हैं। एक तो वृष भानुजा किसको कहते हैं हम, राधा रानी को कहते हैं, और दूसरा किसको कहते हैं, वृष भानुजा गाय को, तथा श्री कृष्ण और बैल। यदि वृष भानुजा हलदर के वीर शब्द हटा, यदि वृष भानुजा और हलदर के जो वीर शब्द हटा दिए जाएं और इनके स्थान पर इनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो व्यंजना समाप्त हो जाएगी। अब देखो मैं लिखो, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए राधा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर क्या हुआ, शब्द की व्यंजना ही खत्म होगी, और हलदर की जगह मैं क्या लिख दूं, आपको यहाँ पर बैल रख दूं, तो को घटी ए वरस भानुजा वे बैल के वीर। तो क्या हो रहा है, शब्दों की व्यंजना यहाँ पर मारी जा रही है, तो वहां पर कौन सी होती है आपकी, शब्द व्यंजना। शायद ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके स्थान पर अगर पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो व्यंजना समाप्त हो जाएगी, और ये पेपर में पूछा भी जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। शाब्दिक व्यंजना को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। इसको छोड़ो भाई, ये इतना तो ज़्यादा आपसे नहीं पूछते हैं, मैंने भी कभी इतना पढ़ा ही नहीं था। अगर फिर भी कोई बच्चा यहाँ से देखना चाहता है तो देख लेना। अब हम सीधा आते हैं आर्थी व्यंजना पर। ये मैंने डाल इसलिए दिया था कि देख लेंगे बच्चे को, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा और भी भाई काफ़ी डीप पढ़ना चाहता हो, इंटेलिजेंट हो, तो हमने तो उतना ही पढ़ा था, और मैं सोच रही पीजीटी के लिए आपका उतना ही सफिशियंट है। आर्थी व्यंजना, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होते। एक तो देखो हमने क्या पढ़ी थी, शाब्दी व्यंजना, तो शाब्दी में तो शब्द का ही महत्व था, लेकिन यहाँ पर शब्द का महत्व नहीं है, किसका, शब्द के अर्थ पर आधारित होती है, तब वहाँ आर्थी व्यंजना मानी जाती है। अब देखते हैं इसका, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। या नीचे वाली पंक्ति में नारी के दो गुणों की व्यंजना होती है, उसका ममत्व भाव एवं कष्ट सहने की क्षमता। यह व्यंग्यार्थ किसी शब्द के कारण न होकर अर्थ के कारण है, अतः आर्थी व्यंजना है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है और दूध दूध और आँख में है पानी। अब आँख में पानी कब आता है, या तो उसके ममत्व भाव के कारण, या और उसमें कष्ट सहने की जो क्षमता है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि शब्दों के अर्थ के कारण क्या है, यहाँ आर्थी व्यंजना है। इसे तो ध्यान से रखना, हो सकता है आपके पेपर में यही पूछ ले। तो ये थी हमारी शब्द शक्तियाँ, और अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में हम बनाएंगे व्यंजना, काव्य के गुण, रीति और दोष। तो ये थी हमारी दोस्तों, अगर कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पीजीटी के लिए था, ये टॉपिक आपका सीधा सीधा आपके काव्य शास्त्र में रखा हुआ है, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है अभी वीडियो डाल रही हूँ, चाहे आप आंख बंद कर कर देख लेना। ठीक है, तो ये थी हमारी शब्द शक्ति। तो दोस्तों फिर से एक बार आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, क्योंकि अब आपको, क्योंकि 20-25 दिन, 25-26 दिन आपके बचे हैं,
तो वीडियो पे वीडियो आपकी आती रहेंगी ताकि आपको नोटिफिकेशन का पता चले, इसलिए बेल आइकन पर भी आप प्रेस कर लें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें।